जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य हाई अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग इस समय पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की युद्ध स्तर पर अपनी रणनीति बना करके तैयारी कर रहे हैं और आज हम जनगणना लेके आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना हम आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे ही नहीं, याद करा देंगे ना। यहाँ पर कोशिश करेंगे डाल दें कि आपको एग्जाम तक भूले नहीं, ठीक है ना। वैसे आपको पता है कि 2011 की जनगणना ही अभी चल रही है, 2021 की गणना हो चुकी है लेकिन अभी तक उसके डाटा जारी नहीं हुआ है और जारी नहीं हुआ है तो इसलिए वो अभी आपके एग्जाम में आएगा नहीं। आएगा जो तो यूपी से ही आएगा, मतलब यूपी की जो 2011 की जनगणना है उसी से आएगा। तो हम लोग 2011 की जनगणना को अच्छे से पढ़ लेते हैं और याद कर लेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। आपको पता ही है ये शेड्यूल से पूरी क्लासें हमारी 4-4, 5-5 घंटे हम लोग आपको रेगुलर इसकी तैयारी करा रहे हैं और जो भी तरीका होता है हमारा मैप बेस ज़्यादा होता है कि आपको कंटेंट्स सीधे सीधे आप देखें भी, पढ़ें भी और समझें भी, तो उसको पूरा आप याद कर लेंगे। मैंने आपको कल वाली क्लास में लगभग बहुत सी चीज़ें आपको बता दी थी। तो इस उत्तर प्रदेश की हम लोग चर्चा करेंगे। इस उत्तर प्रदेश की हम जनगणना पढ़ेंगे और ये जनगणना 2011 वाली है, ठीक है ना। ये 2011 की यूपी की जनगणना हमें समझनी है। भारत की जनगणना आपको हम अलग से कराएंगे और उसको और विधिवत तरीके से कराएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं पहले उत्तर प्रदेश। ये है आपका उत्तर प्रदेश और इसकी जनगणना पढ़ने से पहले जो चीज़ें बेसिक हैं वो हमने आपको कल करा दिया था और कल कराने के बाद आज थोड़ा सा हम लोग उसको 1 मिनट रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू इसके जो बाकी कंटेंट से वो पूरा करेंगे। जैसे आपको कहा गया कि भाई पूरी की पूरी जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है उसका परसेंटेज भी बताना है और किस नंबर पर है ये भी बताना है। तो जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या के आधार पर अगर हम कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर यूपी का स्थान कौन सा है तो मुझे लगता है बताने में बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे, बता पाएंगे। यूपी का जनसंख्या के अनुसार ये प्रथम है, ठीक ना। और क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान चौथा है, ठीक है ना, 4th है। तो अब चौथा है और प्रथम है तो आपको पता है कि चौथा है तो जाहिर बात इसके ऊपर 3 है। 3 कौन कौन से हैं? एक राजस्थान है, ठीक ना, एक एमपी है और एक महाराष्ट्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर यूपी है। यूपी का चौथा स्थान है। और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या प्रथम नंबर पर है, अगर हम इसको फिर कहें कि भाई इसके बाद कौन सी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो बेसिक जानकारी है आपको है कि नहीं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की और एक एक जिले को हम लोग देखेंगे। तो एक एक जिले की बात करते हैं। ये तो आपको हमने बेसिक चीज़ दी कि आप इसको खुद बताइएगा। और हम लोग उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करते हैं, ठीक ना। अगर हम सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब यही देखिए मैप है और इसमें मुझे ये बताने की जरूरत तो अब नहीं है कि इसमें कौन सा जिला किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अगर मेरी आपने क्लासें रेगुलर देखी हैं या इसके पहले वाले वीडियो भी देखे हैं तो ये सारे के सारे जिले आपको 75 जिले में दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का टेस्ट आ रहा है, जिस तरह से मैं आपसे पूछता हूँ और आप यूट्यूब पर भी, आप एप्लीकेशन पर भी, आप जो है गूगल मीट पर भी बताते हैं, उससे सिर्फ 2 क्लासें, सिर्फ 2 घंटे आपका पूरा का पूरा जो है क्लास क्लियर हो जा रहा है और पूरा का पूरा आपको याद हो जा रहा है। तो हम लोग बात करते हैं इसी के जिलों की। अगर सर्वाधिक जिलों की बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, अब एक जिला तो पूछा नहीं जाएगा, इसका पूरा का पूरा 4 कम से कम क्रम पूछे जाएंगे। तो आप यहीं पर आप याद कर लीजिए। देखिए पहला अगर हम बात करते हैं तो पहला है ये। अब ये कौन सा है ये आप बताएंगे ठीक है ना, लेकिन फिलहाल अभी हम ही बता देते हैं। ये इलाहाबाद है, फिर उसके बाद में आएंगे ये है मुरादाबाद है, ठीक है ना। तो ये इसकी हमने जैसे ट्रिक बताई थी आपको, क्या है, इला मुरादा गाजी आजा, सब में एक एक नाम जुड़ा हुआ। पहले नंबर पर इलाहाबाद, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, मुरादाबाद, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है, तीसरा नंबर ये है गाजियाबाद और चौथा नंबर आता है यहाँ पर, ये पड़ता है क्या, मुरादाबाद, ये है आजमगढ़, ठीक है ना। तो ये है आजमगढ़। तो एक आपको क्रम याद हो गया बहुत इजीली, क्या, इला मुरादा गाजी आजमगढ़, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आजमगढ़। तो इस तरह से हमने पहले कई आपको जो है इसके बेसिक आपको हमने बता दिया था, ठीक है ना। आज हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे कि इसके अलावा भी और कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी कल चर्चा नहीं हुई थी। तो चलिए हम लोग याद कर लेते हैं उसको भी। जैसे कि साक्षरता की बात हुई थी, साक्षरता,
ठीक है ना। हम भारत की साक्षरता की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत की साक्षरता भी आपसे पूछी जाएगी तो मुझे लगता है आप सारे लोगों को पता है कि जो है 73% पूरे भारत की साक्षरता है। और अगर यूपी की बात करेंगे, यूपी की साक्षरता कितनी है, तो आप कहेंगे साहब ये 67.68% है, 67.68% है, ठीक है ना। लगभग इतनी परसेंट आपकी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, साक्षर है। और ये भारत की जनसंख्या कितनी, 73%। अब हम लोग बात करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश में साक्षरता इतनी है तो इसमें कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है, इसको कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, साक्षरता से 3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो साक्षरता सर्वाधिक जिला, ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षर जिला, साक्षरता वाला सर्वाधिक जिला आपसे पूछा जाएगा। फिर उसमें पुरुष साक्षरता वाला सर्वाधिक जिला पूछा जाएगा, और फिर महिला साक्षरता वाला जिला पूछा जाएगा। तो अगर इसको एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक अगर आपने इसको ध्यान रखी और याद कर लिया तो ये वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ध्यान रखना, इसी से रिलेट करके जो आगे की जनगणना आएगी इसी से रिलेट करके ही आएगी। भाई अभी 73% ये था, उसके पहले जो है लगभग 77% था, अब बढ़ करके इतना होगा, फिर आगे बढ़ेगा तो लगभग कितना पहुँच जाएगा भाई, 5, 6, 10 पॉइंट अलग ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर भी ये लगभग वही रहेगा, थोड़ा सा आंकड़ा परिवर्तन होता है। तो अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं तो पहले हम सर्वाधिक साक्षर जिले की बात कर लेते हैं, कौन सा है, फिर हम पुरुष और महिला को अलग अलग देख लेंगे, सर्वाधिक और सबसे कम 6। तो 6 पॉइंट आपके बन गए। तो सबसे पहले अगर सर्वाधिक साक्षर जिला की बात करते हैं तो देखिए, सर्वाधिक साक्षर जिला अगर हम 2001 में बात करते हैं, 2001 में, अब हम लोग 2011 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2001 में कानपुर था, लेकिन 2011 में साक्षरता दर सर्वाधिक हो गई है गौतम बुद्ध नगर की। समझ रहे हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला 2011 में कौन सा आंकड़ा आ गया है, सर्वाधिक आ गया है। लेकिन क्योंकि 2001 में पहले नंबर पर था तो दूसरे नंबर पर अभी भी ये कानपुर नगर दूसरे नंबर पर हो गया, तो अभी भी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है औरैया, और चौथे नंबर पर यहीं पर आता है इटावा। तो आपको क्लियर हो गया 2001, अब भूल जाइए। अब आप याद रखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता सर्वाधिक है, ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर मैं आपको लिख भी देता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर अब पता नहीं, हमको तो याद ही नहीं है क्या है ये। गौतम बुद्ध नगर है, ये है कानपुर नगर, कानपुर नगर। तीसरे नंबर पर है औरैया, और चौथे नंबर पर है इटावा। अब देखिए ये क्या है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाली बात हो गई। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ रही है पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, तो आप ध्यान रखना, आपसे गलत जरूर हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, आपसे पूछूं तो आप कानपुर को तो जरूर शामिल करेंगे ना, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता की सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता में कानपुर का नाम है ही नहीं। यही गलती आपसे हो जाएगी, और यही चीज़ इस पूरे के पूरे उसमें कंटेंट्स में याद करने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की दर, इसको भी याद कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए अब पुरुष साक्षरता में अगर आएंगे तो सबसे ज़्यादा पुरुष यही हैं, गौतम बुद्ध नगर ही पहले नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये नहीं है। हमने आपको बताया ना, कानपुर नगर नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है औरैया, तीसरे नंबर पर आता है इटावा, और चौथे नंबर पर आता है ये, ठीक है ना। क्या है ये है गाजियाबाद। क्लियर। तो अगर आपको पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पूछी जाती है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता यूपी में कितनी है, या मतलब सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक आप बताएंगे साहब ये गौतम बुद्ध नगर में है। फिर दूसरा ये औरैया है, इटावा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी महिलाएं थी, सबसे ज़्यादा यहाँ चली गई, है ना। महिला और पुरुष सब यहाँ चले आए तो सबसे ज़्यादा यहाँ की हो गई, तो यहाँ कम हो गए। उसके बाद में तीसरे नंबर पर इटावा है, चौथे नंबर पर यह है गाजियाबाद। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं महिला साक्षरता की सर्वाधिक, ये भी पूछा जाता है। तो महिला साक्षरता सर्वाधिक कानपुर में है, सॉरी कानपुर नगर में है, ठीक है ना। अब चलो इसको भी आंकड़ा अलग से देख लेते हैं। अभी सब मिक्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और मिक्स हो जाएगा तो हम अभी इसको पढ़ेंगे भी कि आपको मिक्स। अब महिला साक्षरता में सर्वाधिक आएंगे तो पहले नंबर पर कानपुर है, पहले नंबर पर गाजियाबाद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, सर्वाधिक साक्षरता। लेकिन अगर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर कानपुर नगर नहीं है, ये याद करना है, ठीक ना। औरैया है, इटावा है, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो गाजियाबाद आ जाएगा। लेकिन अगर महिला साक्षरता की सर्वाधिक बात करते हैं तो महिला साक्षरता में सर्वाधिक जो नंबर आता है ना, तो वो कौन सा होगा, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर की ही है, ठीक है ना। ये कानपुर नगर की ही पहले नंबर पर, और इसका नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। कानपुर के बाद दूसरा आता है यहाँ पर, ये है लखनऊ, ठीक ना। क्या है ये, कानपुर है,
महिला साक्षरता, देखिए लखनऊ का भी नाम आ गया ना, दूसरे नंबर पर लखनऊ आ गया, और तीसरे नंबर पर फिर आएगा गौतम बुद्ध नगर। अब ये ध्यान रखें, जहाँ पर ये पहले नंबर पर है 2 में, ठीक है ना, 2 में पहले नंबर पर, लेकिन महिलाओं में ये तीसरे नंबर पर है। बस इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर? अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, सर्वाधिक हो गया, अब सबसे कम की बात करते हैं, ठीक है ना। सर्वाधिक ये बात हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि अगर साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता सबसे कम, इसमें भी 3 आंकड़े पढ़ने हैं, एक सर्वाधिक साक्षरता, एक पुरुष सबसे कम, और एक फिर पुरुष सबसे कम, और एक महिला साक्षरता सबसे कम। अगर इसकी बात करते हैं तो सिर्फ ये तीनों आंकड़े सेम हैं। एक बार एक याद कर लेंगे, वही आपको कंटिन्यू रहेगा। जैसे पहले नंबर पर साक्षरता में सबसे कम है श्रावस्ती, पुरुष साक्षरता में सबसे कम है श्रावस्ती, महिला साक्षरता में सबसे कम है श्रावस्ती, और ये वाला है क्या? श्रावस्ती। अगर आपको इनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मेरी पहले वाली क्लास को 2 क्लासें पढ़ी हुई उनको देख लीजिएगा, विधिवत आपको समझ में आ जाएगा। अब पहले नंबर पर श्रावस्ती हो गया, ठीक है ना। अब पहले नंबर पर पुरुष में भी, साक्षरता में भी, महिला में भी, सब में पहले नंबर पर, मतलब सबसे कम साक्षरता, पुरुष साक्षरता सबसे कम और महिला साक्षरता सबसे कम श्रावस्ती की है। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करता हूं कि महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ होगी, तो यही स्थिति इनकी भी। अब इसका 3 नंबर कौन से होंगे, मतलब श्रावस्ती 1 हो गया मान लो। दूसरा नंबर क्या है? तो दूसरा नंबर श्रावस्ती के बाद में यहीं पर पड़ता है, दूसरा नंबर है बहराइच का। क्या है? बहराइच, ठीक है ना। बहराइच, जैसे मैंने गलती से बोल दिया था कि यहाँ बहरे लोग रह रहे हैं, गलती से बोल दिया, ध्यान रखना, कोई अपने दिल पे ना लेके जो बहराइच वाले हैं कहते हैं अरे यार हमको बहरे बोल दिया, है ना, गलती से बोल दिया था याद करने के लिए। तो ये बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, और तीसरे नंबर पर ये आता है ना, तीसरे नंबर पर आता है, इसको आप कहते हैं बलरामपुर। तो ये 3 आंकड़े याद रहेंगे ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की है, दूसरे नंबर पर बहराइच की है, यही आसपास के जिले हैं, और तीसरे नंबर पर है बलरामपुर, ठीक है ना। अगर आपको जो है चौथा नंबर भी आपसे पूछा जाए तो फिर बदायूं ढूंढिए, बदायूं कहाँ है, और बदायूं पड़ता है यहाँ पर कहीं, ये 3 नाम में एक आता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है बता ही देते हैं, ये वाला पड़ता है बदायूं, ठीक है ना। तो ये आपके सर्वाधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता वाले क्रम यही हैं, इसमें कोई आंकड़ा चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप सर्वाधिक की बात करते हैं तो वहाँ पे आंकड़ा चेंज है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा ना, पक्का। चलिए, अब ये आपका हो गया साक्षरता की बात। उसके बाद में एक आंकड़ा और आता है जिसे हम कहते हैं सर्वाधिक जनघनत्व, ठीक है ना। जनघनत्व की बात करते हैं तो आपको पता है कि जनघनत्व मतलब कि डेंसिटी, ठीक ना, घनत्व कैसे बढ़ता है। भाई मान लो आप अभी गांव में रहते थे, बगल में कस्बा हो गया, तो सारे लोग गांव वाले क्या करते हैं, कस्बा में चलते हैं यार, एक एक दुकान ले लो, एक एक मकान ले लो, और अपने बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे, वहीं लिखाएंगे, वहाँ लाइट आएगी, बिजली आएगी, तो वहाँ पर लोग गांव से सब इकट्ठा होने लगते हैं। तो क्या सघनता वहाँ की बढ़ रही ना, प्रति स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे, तो उसको कहते हैं घना हो गया ना, घनत्व हो गया। घनत्व मतलब 1000 स्क्वायर फीट में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा। अगर वैसे मैं पूरे उत्तर प्रदेश की आपको जनघनत्व बताऊँ तो आपको जो है यहाँ की जनघनत्व है कितना है, मैंने अभी इसके पहले आपको डिस्कस किया था, तो कितना है जनघनत्व यहाँ का, ठीक है ना। तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप कर लीजिएगा 829, ठीक है ना। और भारत का कितना है, यहाँ पर है 382, ये भारत का है और ये यूपी का है। अब इतना यूपी में जनघनत्व है, लेकिन सर्वाधिक जनघनत्व और भी किसी एक जिले, पर्टिकुलर जिले में होगा। ये तो एवरेज है ना, एवरेज है 829। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हो सकते हैं, जरा इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। ये अब सोचेंगे साहब ये गाजियाबाद क्यों है, तो गाजियाबाद इसलिए है कि भाई सारे लोगों को ज़रूरत होती है नौकरी की, सारे लोगों को ज़रूरत होती है रोज़गार की, सारे लोगों को ज़रूरत होती है दिल्ली जाने की, तो सब जगह से दौड़ करके आप यहीं आ गए। अब ये जगह है कम, दिल्ली की से मेट्रो चलती है, यहाँ पे दिल्ली में सब लोग काम करने जाते हैं, नौकरी पेशा करते हैं और यहीं रहते हैं, एक एक कमरे में 4-4 लोग रहते हैं, तो घनत्व बढ़ गया। तो गाजियाबाद में सर्वाधिक घनत्व हो गया ना उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का शौक भी पूरा हो गया और दिल्ली के बगल में आपने रह भी लिया, तो सर्वाधिक यहाँ का है। और फिर बाकी लोग बचते हैं पूजा पाठ वाले ना, कुछ एज हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, अरे कहते हैं यार ऐसा है कि अब दूसरे पहले नंबर पर ये हो गया, तो दूसरे नंबर पर घनत्व कहाँ सर्वसे ज़्यादा, तो कहते हैं चलो काशी चलो, काशी, ये आ गए काशी, ठीक है ना। काशी मतलब बनारस,
बनारस या वाराणसी। तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक घनत्व तो यहाँ का हो गया। एक तरफ लोग गए कमाने के लिए, खाने के लिए, यंगस्टर्स, और जो थोड़ा सा एज के हो गए हैं 50 साल 60 साल वाले, वो सारे लोग जहाँ बनारस में बस गए। जबकि बनारस भी पर्यटक स्थल है, यहाँ पर भी अच्छा खासा रोजगार है, ठीक है ना। और आप ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है ना, इसलिए तो बोलना फिर कुछ बनता ही नहीं है, बहुत अच्छा विकास है, तो लोग जाहिर सी बात है जाएंगे यहाँ पर। तो पहले नंबर पर क्या है, गाजियाबाद है, दूसरे नंबर पर बनारस है, और तीसरे नंबर पर भैया राजधानी चले आएंगे ना, लखनऊ में चलो 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 चलो, नवाबों की नगरी में रहते हैं। तो तीसरे नंबर पर सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर है, लखनऊ में। इतनी चीज़ याद हो गई। अगर आपको चौथा भी पूछा जाए तो यहीं पर प्रयागराज के बीच में एक पड़ता है संत रविदास नगर, तो ये चौथे नंबर पर कर लीजिए। तो घनत्व की बात अगर करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो सर्वाधिक गाजियाबाद में। गौतम बुद्ध नगर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कानपुर नगर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये भी घनत्व भी क्लियर हो गया। और अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है, ये सर्वाधिक हो गया। और फिर अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम, ठीक ना, सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि साहब देखिए, उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग पठारी भाग है, ये वाला पठारी भाग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास संसाधन नहीं है, बहुत अच्छी ज़मीन, उर्वरा ज़मीन नहीं है कि उसमें आप खेती किसानी भी करें तो भी आपके पास में अच्छा सा उत्पादन हो, अच्छे से रोज़गार मिले। तो ये वाला पठारी भाग जो है, पठारी भाग के लोग जो है ना, ज़मीन बहुत होती है लेकिन उत्पादन उतना नहीं होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी कम होगी ना, लोगों का बसाव कम होना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को भेजेंगे कि भाई जाओ बड़े बड़े शहरों में रहो जा करके, उत्तर में जाओ वहीं घर खरीदो, वहीं ज़मीन खरीदो रहो जा करके। तो अगर सबसे कम की बात करते हैं तो यहाँ पर पड़ता है ललितपुर, ठीक है ना। जनघनत्व की बात, न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का सर्वाधिक है, तो आप बताएंगे ललितपुर का है, ठीक है ना। ये ललितपुर है और ये भी पठारी भाग है और इसी के पीछे ये है, और इसकी भी क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है, तो इसमें भी लोग कम रह रहे हैं क्योंकि पठारी भाग ये भी है। जबकि सोनभद्र में सोना होता है ना, सोना के लिए भी लोग जाते हैं। तो ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया। फिर आप लौट के आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए तीसरा नंबर, ये होता है हमीरपुर, ठीक है ना। पहले नंबर पर ललितपुर, दूसरे नंबर पर सोनभद्र। मैं लिख भी दे रहा हूँ, नहीं आप लोग भूल जाएंगे सर ये क्या है, ठीक ना। सोनभद्र, ये है ललितपुर, ये है हमीरपुर, ठीक ना। 3 याद हो गए, कौन सा, ललितपुर याद हो गया, ठीक है, सोनभद्र याद हो गया, उसके बाद में हमीरपुर याद हो गया, और हमीरपुर के बाद में ही पड़ता है ये यहाँ पर चौथे नंबर पर है महोबा। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम जनघनत्व तो कहाँ है, तो आंख मूंद करके बताइएगा साहब, पठारी वाले भाग में यहाँ कम लोग रहते हैं, तो ललितपुर होगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर सोनभद्र होगा, और तीसरे नंबर पर क्या होगा, हमीरपुर, चौथे नंबर पर महोबा होगा। लेकिन अगर सर्वाधिक घनत्व की बात करते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं गाजियाबाद में ना, यहाँ पर पढ़ने लिखने और नौकरी करने जाते हैं दिल्ली के शौक से। और पूरा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में शामिल है, पूरा विकास इसको ऐसे ही हो रहा है। तो दिल्ली सेकेंड दिल्ली इसको कह सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश का दिल्ली। तो अब दूसरे नंबर पर यहीं पर बनारस आ जाएंगे, तीसरे नंबर पर लखनऊ आ जाएंगे, और जो है चौथे नंबर पर क्या आएंगे, संत रविदास नगर। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए, घनत्व की बात भी हो गई भाई। अब आगे चलते हैं। अगर समझ में आए तो भैया लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब अगली बात करते हैं, और अगला है लिंगानुपात की। बहुत पूछा जाता है कि लिंगानुपात के हिसाब से, ठीक ना, लिंगानुपात। अब लिंगानुपात में आपसे जिले भी पूछे जाएंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश का भी पूछा जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाएगा तो भारत का भी, तो जाहिर बात है भारत का तो आपको याद ही करना है, ठीक है ना। लिंगानुपात मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो ज़रा एक बार हमको बता दीजिए भाई, अगर किसी को पता हो तो ज़रा बताइए लिंगानुपात का स्थिति क्या है भारत में। हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, ये है 943, ठीक है ना। लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो केरल में पड़ता है, केरल के बाद में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के बाद में अगर राज्यों की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जिलों को हमें सबसे पहले पढ़ना है। तो अब ये भारत का है, तो यूपी का क्या है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना होगा, तो इससे कम ही है, ये ध्यान रखना। तो ये आंकड़ा है 912 का, ये सामान्यतः लिंगानुपात है, और 902 है शिशु लिंगानुपात, ठीक है, 902।
तो 902 और 912 ये दोनों फिगर आपको याद रखनी है। तो हम लोग ये 912 आन औसत उत्तर प्रदेश का है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक कितना है और सबसे कम कितना। तो जाहिर बात है सर्वाधिक में तो भैया आप लोगों को याद है ना, एक सबसे पहले पड़ता है ये जौनपुर, ये अंडरस्टूड है ये सबको पता है और ये पेपर में आएगा नहीं इसके बाद वाला पूछा जाएगा आपसे। तो इसके बाद वाला आपका कौन सा है, इसके बाद वाला दूसरे नंबर पर यहीं पर पड़ता है आजमगढ़। क्या है, जौनपुर पहले नंबर पर है और आजमगढ़ दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पड़ता है देवरिया। अब देवरिया कौन सा है, इसी से लगा हुआ सीधे जाएंगे तो ये पड़ता है तीसरा नंबर देवरिया का, ठीक है ना। बलिया देवरिया से और कुशीनगर के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या ठीक ठाक है, ठीक है ना, पूरे उत्तर प्रदेश में। यहीं इतनी महिलाएं ज़्यादा क्यों हैं, रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको, तब ये आपको याद आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया, जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, देवरिया हो गया और तीसरा पड़ता है यहीं बगल में पड़ता है ये, आप लौट के यहाँ आ जाइए चौथे नंबर पर प्रतापगढ़, ठीक है ना। प्रतापगढ़ का नाम और लखनऊ का नाम एक एक बार आ चुका है। लखनऊ अगर साक्षरता की बात करते हैं तो महिला साक्षरता में दूसरे नंबर पर है और यहीं प्रतापगढ़ भी आ जाए, कभी कोई नाम नहीं आता ना प्रतापगढ़ का, तो प्रतापगढ़ वाले भी खुश हो जाएंगे भैया यहाँ पर महिलाएं ठीक ठाक हैं, है ना। तो कोई किसी भी जो है भाई को मतलब दुल्हन मिलने में दिक्कत नहीं होगी कि अगर ठीक ठाक बच्चियाँ रहेंगी तो जाहिर बात है एक एक बच्चे को दुल्हन मिल ही जाएगी, और अगर कम रहेंगी तो भैया फिर जाओ हरियाणा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या कि अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो सर्वाधिक जौनपुर है, फिर आजमगढ़ है, फिर देवरिया है, देवरिया के बाद में फिर प्रतापगढ़ है, ठीक है ना। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, तो लिंगानुपात वहीं होगा जहां पर पुरुष सर्वाधिक होंगे, और पुरुष सर्वाधिक वहीं होंगे जहां पर रोजगार होगा, शिक्षा के अवसर होंगे या कुछ भी उस तरह की चीज़ें होंगी। तो कमाने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर सर्वाधिक मतलब पुरुष होंगे और लिंगानुपात कम होगा, मतलब महिलाएं उतना जा ही नहीं पाती हैं। तो न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करते हैं तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको पता है गौतम बुद्ध नगर में होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर लोग पढ़ने लिखने और नौकरी करने के लिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ जा रहे हैं, इंडस्ट्री लग रही है तो रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात यहीं पर है, ठीक ना। तो पहला तो याद ही रहेगा, दूसरा आपको फिर जो है पठारी क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और पठारी क्षेत्र का मतलब है हमीरपुर, ठीक है ना, ये वाला पड़ता है दूसरे नंबर पर। तो ये वाला तो क्लियर हो गया ना, न्यूनतम लिंगानुपात क्यों होगा, तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम आएंगे हमीरपुर, हमीरपुर के बाद में फिर यहीं बगल में आएगा बागपत, ये वाला क्षेत्र पड़ता है तीसरे नंबर पर, ये है बागपत, ठीक ना, ये है बागपत, ये है गौतम बुद्ध नगर और ये है हमीरपुर, हमीरपुर बांदा आप लोग बोलते हैं। तो ये न्यूनतम लिंगानुपात हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ और आपसे पूछते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या की, तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ग्रामीण कितने लोग रहते हैं भारत में और कितने लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। तो आपको पता है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आपको पता है कि लगभग 31% लोग, 31.3% लोग नगरों में रहते हैं। नगरीय आबादी कितनी है भारत की, 31% है, ठीक है ना। और वहीं पर यहाँ की स्थिति चेंज है, ठीक है। अगर हम ग्रामीण जो है की बात करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो ये आंकड़ा है 70.7%, ठीक है। अब इसे घटा लीजिए तो नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की आ जाएगी ना। तो उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी होगी, उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या होगी 22.3% लगभग, ठीक है ना। इतनी नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और इतनी नगरीय जनसंख्या भारत की है। तो ये 31% है और ये 22% है। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूँ तो पूरे भारत में अगर नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहेंगे तो महाराष्ट्र में है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है और नगरीय जनसंख्या 22.3% है। और यहीं पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक जिला वाला भी आपको याद हो जाएगा और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भी आ जाएगा। तो चलो जरा देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या हमने आपको बताया था प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, सॉरी प्रतापगढ़ नहीं, प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या भी यहीं पर है, ठीक है ना। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या
ग्रामीण जनसंख्या यही है, ठीक है ना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद में। उसके बाद दूसरे नंबर पर पड़ता है ये आजमगढ़। आजमगढ़ वाले जान रहे होंगे, ये दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, हम ग्रामीणों की बात कर रहे हैं, है ना, और लेकिन बहुत समझदार हैं यहाँ के ग्रामीण लोग, ठीक है। तो इलाहाबाद हो गया, जो है आजमगढ़ हो गया, और तीसरे नंबर पर यहीं पे आ जाएगा जौनपुर, ठीक ना। 3 याद हो गए ना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, और अगर चौथे नंबर पर रखते हैं तो फिर चौथा नंबर आएगा आपका सीतापुर, ठीक, याद हो गया। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला याद हो गया, लेकिन सबसे कम न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला अगर आप याद करेंगे तो फिर जाहिर बात है नगरी कहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कम होगी। तो आपको सीधे पहुँच चलना है क्या, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, अगर सर्वाधिक नगरीकरण देखते हैं तो सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या गाजियाबाद में है। ये दोनों आंकड़े बहुत कंफ्यूजिंग हैं, एक बार फिर से पढ़िए समझिएगा। सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहां पर है, ये है गाजियाबाद में, ठीक है ना। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर में। ये चीज़ याद रहेगी ना, तो जाहिर बात है अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहेगी तो जब आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है कमेंट करके कि ये क्लास कैसी लगी, अच्छी से समझ में आया, याद हुआ कि नहीं। अगर नहीं याद हुआ है तो इसको एक बार रिवीजन करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो भी इससे और धमाकेदार आएगी, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।